सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक पांडे। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसे बैकबोन ऑफ द केमिस्ट्री कह सकते हैं। इसके बेसिस पर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, साथ ही साथ पूरी केमिस्ट्री के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपका ये टॉपिक स्ट्रांग है तो आप उन सब में बहुत अच्छे से एक्सपर्ट बन सकते हैं। बट सबसे पहले हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना होगा। जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ में मैं आपको ये टॉपिक समझा दूं। आइए शुरू करते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली हमारे पास जो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, एज वेल एज बेंट रूल, ड्रैगोज रूल एंड स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशंस और इसके कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर वीबीटी। वीबीटी का मतलब क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए सबसे पहले क्या काम क्या किया गया कि ऑक्टेट रूल आया। ऑक्टेट रूल की अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को दूर किया हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। इस थ्योरी ने ये बताया कि देखो हमारे पास कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए एटम के लिए जरूरी नहीं कि वो अपने केवल ऑक्टेट तक ही सीमित रहेगा, वो अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड भी कर सकता है। और इसके पीछे लॉजिक ये दी गई कि एनी एटम विल कंबाइन विद एनी अदर एटम इन सच ए वे दैट all the unpaired electrons present in it must be get paired up। मतलब क्या हुआ कि एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ में इसलिए कंबाइन करता है जिससे कि उसके पास जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, चाहे वो उसकी ग्राउंड स्टेट में हो या फिर उसकी एक्साइटेड स्टेट में हो, वो सारे के सारे पेयर्ड अप हो जाने चाहिए। आइए एक एग्जांपल लेकर के इस बात को समझते हैं, ठीक। और हम लोग इसकी ये जो बात हमने लिखी ये भी लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, एनी atom will combine with other atom so that all the atoms so that all the electrons in valence shell get paired up either in the ground state or in the excited state of the atom। इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारे पास हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एटम से कार्बन की। कार्बन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मेरे पास ये 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये 1s2, ये 2s2 और यहाँ पर ये 2p2। देखिए वैलेंस शेल इसकी 4 है। यहाँ पर वैलेंस शेल में p में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं ऐसे बनाऊंगा और यहाँ पर 2s में मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड है। अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट में बात करूं तो यहाँ अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन केवल अनपेयर्ड है, ठीक। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। अगर इसमें एक्साइटेशन होगा तो एक्साइटेशन में क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसमें चला जाएगा। तो अब इसके पास ये 2s और यहाँ पर p में भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो टोटल यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान से देखिए और ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जनरेट हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं, समझते हैं इस चीज को हम लोग कैसे क्या समझेंगे।
तो कार्बन अब यहाँ पर इन चारों को ऑर्बिटल्स को लेकर के यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। तो ग्राउंड स्टेट में अगर होता तो उसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, और अगर एक्साइटेड स्टेट में बनाया तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या हम कह सकते हैं कि कार्बन जब भी 4 बॉन्ड्स शो करेगा लाइक CH4, तो यहाँ पर ये अपनी कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बना रहा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। वेरी गुड। और यहाँ पर ये अपनी कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। तो VBT के अकॉर्डिंग ये मैं कह सकता हूं कि जब भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो हमेशा अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बना रहा है। ठीक बात है। हमारे पास अब आगे थोड़ा सा और इसी चीज को हम लोग एक्सटेंड करते हैं कि भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अगर मैं इसी मॉलिक्यूल पे फोकस करूं मीथेन के, तो मीथेन के मॉलिक्यूल को देख के हम लोग ये जानते हैं कि जब सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है 2 स्पीशीज के बीच में तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड होता है, और जब मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म्स होते हैं तो वहां पर पाई बॉन्ड फॉर्म होने लगता है। अगर हम इस चीज का इस्तेमाल करें तो मेरे पास कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अभी यहाँ पर ये केवल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक बात है। जब यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, लाइक हम लोग यहाँ पर बात करें CO2 की, देखते हैं बच्चों CO2 के मॉलिक्यूल में क्या होता है? कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। ठीक, यहाँ पर ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है? हाइब्रिडाइजेशन ये कहता है कि कोई भी एक एटम किसी दूसरे एटम से जब कंबाइन करता है तो वो अपने ऑर्बिटल्स को इस तरीके से इंटरमिक्स कर सकता है जिससे कि वो सारे के सारे बॉन्ड सिमिलर टाइप के बनाए, या अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए वो इन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कर लेता है। देखिए केमिस्ट्री में सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है, उसके बाद में हम लोग उसके पीछे की लॉजिक सोचते हैं। मीथेन के मॉलिक्यूल में अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड हैं हमारे पास। जब हम इसकी एनालिसिस करते हैं तो हमें ऐसा मिलता है कि 4 के चारों बॉन्ड एक जैसे हैं, सिमिलर बॉन्ड्स हैं। सिमिलर बॉन्ड्स होने की वजह से तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ all the bonds are identical and similar। यहाँ पर अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में है या नहीं है, इस बात का एक्सप्लेनेशन हमें कैसे मिलेगा, मैं उसी ओर आपको लेके जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, एक कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है, बिल्कुल ठीक है, जैसे अभी आपको बताया गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास क्या होगा? s ऑर्बिटल होगा। तो अगर यहाँ पर मैं ध्यान से देखूं तो कार्बन के पास ये 2s है और ये 2p है। 2p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो टोटल यहाँ पर मेरे पास बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें देखिए, अगर हाइड्रोजन का मेरे पास ये 1s, यहाँ पर भी 1s, ये भी 1s और ये भी 1s, 4 हाइड्रोजन आएंगे। तो ये 1s के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, देन 2p 1s, देन यहाँ पर ये 2p और 1s के बीच में 3 बॉन्ड बनेंगे। मेरे पास इसमें से कोई ये py होगा, एक px होगा और ये मान लीजिए ये pz है। तो मेरे पास एक बॉन्ड तो मेरे पास ये 2s और ये 1s का बन जाना चाहिए, और इसी तरीके से मेरे पास p और s के बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग होनी चाहिए, px py एंड यहाँ पर pz रेस्पेक्टिवली ऐसे बॉन्ड बनेंगे। तो एक सिग्मा बॉन्ड डिफरेंट मिल रहा है और ये 3 सिग्मा बॉन्ड एक जैसे होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों, दिस विल नॉट हैपन। तो होता क्या है मॉलिक्यूल में? यहीं से बच्चों शुरुआत होती है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की। इस ऑर्डर को समझिए। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास, मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या कहेंगे कि कार्बन की तो सारे बॉन्ड नेचर में मुझे सारे बॉन्ड कैसे मिल रहे हैं? आइडेंटिकल मिल रहे हैं और सिमिलर मिल रहे हैं। और ऐसा तभी हो सकता है जब कार्बन अपने सारे इलेक्ट्रॉन को एक जैसा मौका दे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर कार्बन
यहाँ पर ये 2s में प्रेजेंट अपने इलेक्ट्रॉन को और अपने ये 2p में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की, इन सब की क्या करा देता है, इंटरमिक्सिंग, और एक नए टाइप के ऑर्बिटल जिनको हम लोग कहते हैं sp3 टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जनरेशन हो जाता है। और कैसे ये बनेंगे मेरे पास sp3 hybrid orbitals? due to the intermixing of similar energy orbitals, वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, वो आपस में इंटरमिक्स करके एक नए टाइप के ऑर्बिटल बना देते हैं। दिस इज ए न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल एंड दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कहानी बिल्कुल वैसी ही है कि मान लीजिए आपके घर में 4 मेहमान आ गए। आपके पास 3 आटे की रोटी बनाने का स्टफिंग है और 1 बेसन की रोटी बनाने की स्टफिंग है। अगर आपके पास 4 मेहमान बिल्कुल एक जैसे आए हुए हैं, तो अगर आप किसी एक को एक पर्टिकुलर बेसन की रोटी बना के देते हैं और बाकी 3 को आटे की रोटी बना के देते हैं, तो ये थोड़ा सा अनफेयर मीन्स होगा। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए बच्चों? बिल्कुल ठीक है, हम क्या करेंगे, रोटी तब भी 4 बन सकती थी, बाद में भी 4 बन जाएगी, क्यों ना आटे और बेसन को इंटरमिक्स कर दें और सेम स्टफिंग में हम लोग एक एक रोटी उनको प्रोवाइड करें, जो कि हाइब्रिड रोटी कहलाएगी। बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है ये। उसी तरीके से कार्बन भी क्या करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन करने के बाद में देखिए वास्तव में क्या होता है। यहाँ थोड़ा सा कलरफुल डायग्राम मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि कार्बन अपने अपने यहाँ पर ये प्रेजेंट है। ये एक ऑर्बिटल इसका ऐसे आ जाएगा, एक ऑर्बिटल मैं इसका दूसरे कलर से बना देता हूँ। ठीक है, एक ऑर्बिटल इसका डिफरेंट कलर से आ जाएगा और एक मैं यहाँ पर एक डिफरेंट कलर से यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ इस तरीके से। अब ये सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप में इस तरीके से अपने आप को अरेंज करेंगे कि मॉलिक्यूल में मिनिमम रिपल्शन रहे। अभी हम लोग आ रहे हैं आगे नई नई बातों के साथ में। यहाँ पर अब ये कहेगा कि ठीक है, मैंने अपने ऑर्बिटल चारों ओर बिखरा दिए हैं। अब हाइड्रोजन से कहेगा कि आप अपने एस ऑर्बिटल लेकर के आ जाइए। तो हाइड्रोजन अपने एस ऑर्बिटल को लेकर के यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए, हाइड्रोजन अपने एस ऑर्बिटल को लेके आएगा और ये ओवरलैपिंग कैसी होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। इसको हम लोग नाम देंगे sp3 एंड s ओवरलैपिंग। यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा, ये अगेन हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। दिस इज sp3 एंड s ओवरलैपिंग। दिस इज अगेन sp3 एंड s ओवरलैपिंग। दिस इज अगेन sp3 एंड s ओवरलैपिंग। दिस इज sp3 एंड s ओवरलैपिंग। और इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि ये जो कार्बन है, जो सेंट्रल एटम था, वो मेरे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में कंबाइंड हो जाता है। यहाँ पर इसको मैं सॉलिड वेज के साथ में आपको दिखा रहा हूँ और इसको मैं डैश्ड वेज के साथ में दिखा रहा हूँ। डैश्ड वेज मतलब अवे फ्रॉम द, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर ये कार्बन ने 4 बॉन्ड अब एक जैसे यहाँ पर बन गए और ये मेरे पास, जब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की हम लोग बात करेंगे तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, उसकी बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन याद रखिए, हमेशा आप किसका कैलकुलेट करेंगे, सेंट्रल एटम का यूज करेंगे। ठीक, ओनली फॉर सेंट्रल एटम। चलिए, ठीक बात है। तो यहाँ हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। देखिए,
ये क्या चीज आ जाएगी मेरे पास, ये यहाँ पर अगर मैं मीथेन के मॉलिक्यूल की बात करूं तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड है। ये 4 आने का मतलब ये हुआ कि अब आप इनको ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दीजिए। एस में एक डिब्बा मींस 1 ऑर्बिटल, पी में 3, ठीक, और डी में मेरे पास कितने बन जाएंगे, डी में 5 होंगे। तो ठीक है, यहाँ पर ये 5। तो ये एस की बात है, ये पी की बात है, ये डी की बात है। जब भी कोई आपको ऐसा नंबर मिले जो सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर का है, तो आप पहले एस से शुरू करिए, फिर पी से शुरू करिए और फिर डी तक जाइए। तो यहाँ पर मेरे पास मीथेन मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है 4। तो मैं एक एस में का एक ऑर्बिटल यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है और पी के 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मैं इसे कहूंगा कि कार्बन यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बिल्कुल ठीक है। आगे की बात करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अलावा जहां कहीं पे भी मल्टीपल बॉन्ड होंगे हम लोग पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, जब आप C2H4 की बात करते हैं या आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH की बात करते हैं, तब हम लोग यहाँ पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आपके पास कार्बन से रिलेटेड सिग्मा 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 और ये पाई बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन केवल क्या आ जाएगा, sp2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। सिमिलरली यहाँ पर एक सिग्मा तो ये आएगा sp, और वैसे ही यहाँ पर भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp। अब एक बार ये हाइब्रिडाइजेशन की बात हो गई, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, तो अब हमारे पास अगली थ्योरी जो आती है वो आती है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है बच्चों, ये थ्योरी ये कहती है कि एक मॉलिक्यूल जिसका फॉर्मेशन हो चुका है वो अपनी शेप या अपनी ज्योमेट्री कैसे एक्वायर करेगा, किस तरीके से अपने चारों ओर वो एटम्स को सराउंड करेगा जिससे कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये कहती है, VSEPR थ्योरी, ये थ्योरी ये कहती है कि मेरे पास कोई भी एटम हो वो अपने चारों ओर एटम्स का अरेंजमेंट इस तरीके से करेगा, द सेंट्रल एटम, ऐसे हम लोग ये कह सकते हैं, द सेंट्रल एटम, द सेंट्रल एटम, द सेंट्रल एटम will arrange surrounding atoms in such a way that the molecule will have maximum stability and minimum repulsion repulsion। देखिए ये मिनिमम रिपल्शन से रिलेटेड जो बात है उसको हम लोग यहाँ समझते हैं, और इसको फॉलो करने के लिए बच्चों ध्यान से समझिए, इनका एक सिंपल सा कहना है इस VSEPR थ्योरी का कि सबसे ज्यादा देखो किसी एटम में कहाँ पर रिपल्शन होता है, लोन पेयर में, लोन पेयर लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है। फिर कहाँ होता है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में, और फिर कहां पर रिपल्शन होता है, मिनिमम रिपल्शन आपको मिलता है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर में। ठीक बात है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको याद करने का ऑर्डर, मतलब क्या है कि मेरे पास कोई भी एटम जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर चुका है वो क्या करेगा, अब उसको अपने चारों ओर एटम्स को अरेंज करना है, उसके लिए उसकी लॉजिक क्या होगी, वो क्या चाहेगा कि लोन पेयर का रिपल्शन वो सबसे पहले कम करे। दिस इज द रिपल्शन ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, दिस इज रिपल्शन ऑर्डर, दिस इज repulsion decreasing order, decreasing
डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसको वो कम करने की कोशिश करेगा, तो लोन पेयर का रिपल्शन उसकी पहली प्रायोरिटी होगी कि उसको कम करे, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम क्या है, बॉन्ड पेयर। याद करने का तरीका ध्यान दीजिए, लोन पेयर तो इसको हम लोग कह सकते हैं लाला, लोन पेयर बॉन्ड पेयर लंबी, एंड बॉन्ड पेयर बीबी, लाला लंबी बीबी। याद हो गया? आई होप आप लोगों को ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन समझते हैं बच्चों। अभी हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने मीथेन का मॉलिक्यूल बनाया था CH4। अभी CH4 के मॉलिक्यूल में मुझे ये बताइए, 4 बॉन्ड तो आ गए कार्बन के, तो ये चारों बॉन्ड क्या मेरे पास इस तरीके से रहेंगे एक प्लेन में, या फिर ये मॉलिक्यूल जो होगा इसमें कार्बन क्या कहेगा कि देखिए आप सारे चार के चारों हाइड्रोजन अपने आप को इस तरीके से अरेंज करिए कि मॉलिक्यूल में मिनिमम रिपल्शन हो और इसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। अगर आपने ये सोचा तो देखिए ये क्यों गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ एंगल कितना मिल रहा है आपको, 90, और 90 एंगल मिलेगा तो रिपल्शन आपके पास ज्यादा होगा 2D में, इसलिए ये क्या करता है अपने आप को 3D में प्लेस करता है। और 3D में आने पर ये जो यहाँ पर मुझे बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है वो कितना मिलेगा, ठीक है, वो मेरे पास मिनिमम मिल जाए। और मिनिमम मिलने के लिए ये अपने आप को जो अरेंज करते हैं वो कितने एंगल पे अरेंज करते हैं, हियर इट इज 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। इस तरीके से मेरे पास मॉलिक्यूल मीथेन का एक टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री को एक्वायर करता है। विल शो ए टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री एक टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री को यहाँ पर ये एक्वायर करता है। इसमें और भी कुछ चीजें हैं, उन चीजों की ओर हम लोग पढ़ने से पहले कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन को कैसे सिंपली कैलकुलेट करते हैं अभी तक ये सीखा है, कैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है वो अपने आप में रिपल्शन को कम करने के लिए कैसे मेरे पास एटम्स को सराउंडिंग में अरेंज करता है अकॉर्डिंग टू वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब मेरे पास जो नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है कि जब कभी भी यहाँ पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर इनकी सबकी बातें आएंगी तो कहाँ पर किसको हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। एक एग्जांपल के तौर पर बच्चों, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ लाइक H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल में अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन है, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, उनके बारे में यहाँ पर इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड आएगा। यहाँ पर लोन पेयर आएगा तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड हैं और 2 लोन पेयर हैं। टोटल सम यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इस 4 सम की वजह से मेरे पास ये हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होगा, लेकिन 2 लोन पेयर हैं तो अब ये शेप कैसे एक्वायर करेगा। याद रखिए हमारे पास शेप को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास हमें लोन पेयर के लोकेशन को देखना होगा। जब 2 ही बॉन्ड होंगे और लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन को कम करने के लिए यहाँ पर ये मॉलिक्यूल बेंट शेप को एक्वायर करेगा। इसको हम लोग बेंट और वी शेप नाम देते हैं, वी शेप। इसी तरीके से अमोनिया की बात करें, अगर हम लोग अमोनिया की बात करें, अमोनिया मॉलिक्यूल में भी नाइट्रोजन के पास ये 5 मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हाइड्रोजन आकर के कंबाइन कर लेगा, हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा और 2 लोन पेयर यहाँ बचते हैं। तो यहाँ जो रिपल्शन मुझे फील होता है उसकी बात कर लें, यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है एज वेल एज बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। तो मॉलिक्यूल अपने आप को लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से बचाने के लिए यहाँ पर ये पिरामिडल शेप को एक्वायर करता है, पिरामिडल। And hybridization is sigma bond R3, 1 lone pair, so this is sp3. So this sum is 4 and this is sp3.
ये यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। आइए हम इन सब स्टडीज को थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे पास ये तमाम तरीके की चीजें होती हैं, कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं और कैसे हम इन सब चीजों को देख सकते हैं। तो एक समराइजेशन के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जिसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर इसको लेकर के आ सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन की बात। तो देखिए बच्चों, जो मेरे पास इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, कितने तरीके के मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। एक हो सकता है sp, फिर हो सकता है sp2, फिर हो सकता है sp3, then sp3d, then sp3d2 and last one is sp3d3। यहाँ पर मेरे पास, मैं अभी वो केसेस डिस्कस करता हूँ, यहाँ पार्ट 1 में मैं वो केसेस डिस्कस करता हूँ when no lone pair is present, when no lone pair is present on central atom। जब कोई लोन पेयर नहीं प्रेजेंट होगा सेंट्रल एटम पे तब क्या होगा? नो लोन पेयर इज ऑन सेंट्रल एटम। नो लोन पेयर, नो लोन पेयर, नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। और तभी हम इसको क्या कहेंगे? तभी हम इसका नाम देंगे कि ये मेरे पास एक ज्योमेट्री को आकार दे रहा है। ये हमारे पास किसको आकार दे रहा है? एक ज्योमेट्री को बना रहा है। ज्योमेट्री, यहां से मेरे पास इसकी कॉन्सेप्ट आ जाएगी। ज्योमेट्री की बात करते हैं। देखिए, समझना शुरू करते हैं वन बाय वन, ये आपके पास काफी अच्छे से समराइज हो जाएगा। sp हाइब्रिडेशन का कोई एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं तो आपके माइंड में आना चाहिए CO2 या फिर BeCl2। ठीक है, यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, देख लीजिए, और इनकी शेप कैसी रहेगी? लीनियर रहेगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का कोई एक एग्जांपल, ठीक है, मेरे पास जब सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर ना हो, हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं BF3। देखिए, बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ये मेरे पास यहाँ पर बॉन्ड एंगल परफेक्टली अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल हमारे पास मिलता है वो कितना मिलने लगेगा बच्चों? यहाँ पर BF3 के लिए बोरॉन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन और यहाँ पर भी ये फ्लोरीन, ये जो बॉन्ड एंगल यहाँ पर मुझे मिलेगा वो ये 120 मिलेगा। और शेप कैसी रहेगी? ट्रायंगुलर प्लेनर। बिल्कुल ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक। sp3 अभी हम लोग देख के आए, मीथेन का मॉलिक्यूल। एटलीस्ट एक एक एग्जांपल लेकर के हम लोग चलते हैं। यहाँ पर इसकी शेप क्या रहेगी? कार्बन, इसके साथ में हाइड्रोजन, और ये सॉलिड वेज एंड टेस्ट वेज के साथ में अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो यहाँ पर ये मेरे पास कैसा आएगा? टेट्राहाइड्रल। दिस विल बी टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल। sp3d की बात करें, sp3d, इसमें अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे कि इसकी ज्योमेट्री, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल जो आएगा मेरे पास वो आएगा PCl5। ठीक बात है। अब PCl5 इसको अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फास्फोरस के साथ में कुछ ऐसा होता है कि 3 तो होते हैं ये इक्वेटोरियल पोजीशन, दीज आर इक्वेटोरियल पोजीशन, और इनको हम लोग नाम देते हैं एक्सियल पोजीशन। बहुत ध्यान से समझते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन पर यहाँ पर मेरे पास, क्योंकि अभी सारे सारे क्लोरीन है तो यहाँ पर क्लोरीन आएगा, ये क्लोरीन आएगा, ये भी क्लोरीन आएगा, और यहाँ पर भी ये क्लोरीन आएगा। ठीक है, अब इसकी अगर आप शेप की बात करो तो ये एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से क्लोरीन है तो ये मेरे पास क्लोरीन यहाँ पर क्या करेगा? एक पिरामिड बनाएगा फ्रॉम टॉप साइड एज वेल एज फ्रॉम बॉटम साइड। तो इसकी शेप को हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, दिस इज ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। बहुत ध्यान से आराम से समझते हैं, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। sp3d2 इसका एग्जांपल हमारे पास आएगा SF6, SF6। यहाँ पर बात करें SF6 के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये सल्फर एक प्लेन में
4 फ्लोरीन आएंगे और 2 फ्लोरीन यहाँ पर मेरे पास ये एक ट्रायंगल जैसा बनाए, एक स्क्वायर जैसा बनाएगा, एक फ्लोरीन अबव एंड एक फ्लोरीन बिलो। और इसको थोड़ा सा अगर हम लोग दिखाएं तो ये मेरे पास एक पिरामिड अपवर्ड साइड से और एक पिरामिड डाउनवर्ड साइड से बनेगा। इसका नाम होगा मेरे पास स्क्वायर बाई पिरामिडल। दिस इज स्क्वायर स्क्वायर बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। इसी को हम लोग नाम देते हैं ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल। sp3d3 का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारे पास इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में से IF7 आयोडीन है। यहाँ पर फ्लोरीन मेरे पास एक पेंटागन के कॉर्नर पे बिल्कुल इस तरीके से मेरे पास ये फ्लोरीन यहाँ पर प्रेजेंट हो गया, जैसे ये पेंटागन हो। फ्लोरीन मेरे पास इसमें अबव एंड बिलो भी प्रेजेंट होगा। तो ये जो मेरे पास शेप बनती जा रही है इसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। देखिए नाम यहाँ पर लिखने का या लेने का तरीका ये है कि जो आपके पास पहले प्लेन में ज्योमेट्री बनी हुई उसका आप नाम लीजिए, उसके बाद में अबव एंड बिलो के एटम के साथ में देखिए कैसी ज्योमेट्री यहाँ पर बनी हुई है। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? इसका नाम आएगा पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। अभी तक की अगर मैं यहाँ तक के एटम्स की खास बात देखूं तो मैं एक बात आपसे कह सकता हूँ कि यहाँ पर अगर हम लोग बॉन्ड एंगल की थोड़ी सी बात कर लें तो बॉन्ड एंगल में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। CO2 में यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180। BeCl2 में यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल कितना? 180। BF3 में यहाँ पर बच्चों बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 120 आएगा। CH4 मीथेन का मॉलिक्यूल है, मीथेन के मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल आपको बताया जा चुका है 109 डिग्री एंड 28 मिनट होता है। फिर बात करते हैं PCl5 की। PCl5 में एक प्लेन में जो क्लोरीन प्रेजेंट है इनके बीच में बॉन्ड एंगल आपको कितना मिलेगा? ये 120 मिलेगा। और जो एबव क्लोरीन है और जो यहाँ प्लेन में क्लोरीन है इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल आपको ये कितना दिख रहा है बच्चों? ये 90 दिख रहा है। तो यहाँ दो टाइप के एंगल आपको दिखाई देंगे। SF6 में सल्फर है, यहाँ फ्लोरीन है। इस टाइप की ज्योमेट्री में आप देखिए कोई भी आप एंगल लोगे ये भी एंगल 90 होगा, ये भी एंगल 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। साथ ही साथ अबव एंड बिलो कोई भी आप एंगल यहाँ पर लेंगे ये 90 ही मिलेंगे आपको। IF7 में अबव एंगल तो कितना मिल जाएगा? 90 मिल जाएगा। और यहाँ पर ये जो एंगल मिलेगा ये बच्चों कितना मिल जाएगा? पेंटागन का ये 108 मिल जाएगा। हर एक एंगल प्लेन में 108 होगा। तो अभी तक हम लोग इन सबको क्या कहेंगे? दीज आर द ज्योमेट्रीज। आगे की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब यहाँ पर लोन पेयर मिलना शुरू हो जाएगा तब हम लोग यहाँ पर कैसे इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर वो बात है when central atom have lone pair। सेंट्रल एटम पे जब लोन पेयर आ जाएगा तो उसके कुछ रूल्स हैं, उसको मैंने समराइज किया आप लोगों के लिए और आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, देखेंगे कैसे ये हमारे पास चीजें आएंगी और कैसे आप बहुत अच्छे से समराइज करके और सिस्टमेटिकली आप इनको याद कर पाएंगे। मेरे पास जो अभी तक हम लोग ज्योमेट्री की बात की है उसको याद करने का तरीका बच्चों एक सिंपल सा तरीका, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आप एक ट्रेंड को ध्यान रखिए, हम लोग पहले लीनियर हमें मिला, फिर ट्रायंगुलर प्लेनर मिला, फिर टेट्राहाइड्रल मिला, फिर ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल मिला, फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल मिला और फिर पेंटागन मिला। मतलब हम लीनियर से कहाँ की ओर मूव कर रहे हैं? लीनियर से हम पेंटागन की ओर मूव कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड। धीरे धीरे जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बड़ी होती जाती है वैसे वैसे सेंट्रल एटम के चारों ओर एटम्स का अरेंजमेंट भी बड़ा होता है। आइए इसको याद करने का तरीका, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसको मैंने याद किया है पंडित बद्री प्रसाद। दिस इज बाइपिरामिडल
So I can say this is PBP, पंडित बद्री प्रसाद। अक्टूबर में पंडित बद्री प्रसाद अक्टूबर में, ऑक्टाहाइड्रल मीन्स अक्टूबर में, अक्टूबर में ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल टीबी से, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल टीबी से टेट्राहाइड्रल मीन्स तड़प कर, ट्रायंगुलर प्लेनर तेरे पलंग पर, हमेशा लीनियर मीन्स, यहाँ पर लीनियर को हम लोगों ने यहाँ ऐसे इस्तेमाल किया है कि जब भी sp हाइब्रिडेशन होगा वो हमेशा शेप कैसी मिलेगी, लीनियर मिलेगी। तो ये मेरे पास एक जो जनरल ट्रेंड है, ध्यान से सुनिए। पंडित बद्री प्रसाद अक्टूबर में टीबी से तड़प कर तेरे पलंग पर हमेशा के लिए लेट गए। पंडित बद्री प्रसाद अक्टूबर में, पंडित बद्री प्रसाद अक्टूबर में टीबी से तड़प कर तेरे पलंग पर हमेशा के लिए लेट गए। ठीक है, याद हो जाएगा ये ट्रेंड। एक दो बार आप और प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। आइए यहाँ पर बात करते हैं कि जब भी लोन पेयर आएगा तो उसकी क्या कहानी रहेगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो ये sp, क्योंकि हमेशा लीनियर होता है, इसको मैं हटा देता हूँ। अभी मेरे पास ये कितनी चीजें आ गई, 5 आ गई, sp3d, sp3d2, sp3d, sp3 एंड sp2। अब ये पांच बिल्कुल आपकी 5 फिंगर्स जैसी हैं, छोटे से लेकर के बड़े की ओर, आप थंब से लेकर के लिटिल फिंगर की ओर, इसको लेकर के देख सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे इन बिटवीन में मेरे पास लिखा हुआ है sp3d, ठीक है। यहाँ पर बच्चों आप ऐसे लिखिए 1, 2, 3, फिर मैंने 1, 2, 3 यहाँ लिखा, फिर यहाँ पर sp3d2 के लिए 1, 2 लिखूंगा, और फिर sp3 के लिए भी मैं 1, 2 लिखूंगा। ये जो यहाँ पर लिखा गया है इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये लॉजिक ये है कि ये नंबर मेरे पास बताता है नंबर ऑफ लोन पेयर के बारे में, कि कितने लोन पेयर किसी ज्योमेट्री पर आ सकते हैं एक पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन के दौरान। फिर मेरे पास यहाँ पर मिलेगा sp2, यहाँ पर ये 1 लोन पेयर, और sp3d के लिए भी ये 1 लोन पेयर। मतलब मैंने इस पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पेक्ट में एक इक्वल सा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। sp3d के रिस्पेक्ट में मैंने एक इक्वल सा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर्स का। दीज आर द नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। नंबर ऑफ लोन पेयर्स, लोन पेयर। ठीक, अब ये जो लोन पेयर की कहानी है, ये कहां पर कौन कैसा क्या लोन पेयर आएगा, इसको समझने की बात है हमारे पास बच्चों। इसको कैसे समझेंगे, कहां पर कैसा क्या लोन पेयर आएगा, इसकी बात समझते हैं। इसकी बात समझने के लिए बीच में मुझे आपको 2 रूल समझाने पड़ेंगे, ठीक है। एक रूल का नाम है मेरे पास बेंट रूल, जिसकी कि अभी हमें यहाँ पर सख्त जरूरत है। उसको समझते हैं कि कैसे आप इसको यहाँ पर बात कह सकते हैं। ठीक है, आइए थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर बेंट रूल से रिलेटेड। बेंट रूल क्या कहता है, ठीक है। बेंट रूल को पहले समझेंगे और उसके बाद में एक बार फिर से हम इस पेज पे वापस आएंगे। बेंट रूल की कहानी जो होती है उसको यहाँ पर समझते हैं। बेंट रूल, बेंट रूल मेरे पास ये बताता है कि मेरे पास अगर पर्टिकुलरली ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल टाइप की ज्योमेट्री है, जिसमें कि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के एटम या लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। पहली बात, तो ये मेरे पास बेंट रूल किसके लिए एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल 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 ओनली फॉर sp3d hybridization, ठीक। This is valid only for sp3d hybridization। इस हाइब्रिडाइजेशन में इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास पेंटागोनल, ये ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल टाइप की ज्योमेट्री है। दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इस टाइप की ज्योमेट्री है। जैसे यहाँ पर मैं एक एटम को A मान लूं, और यहाँ पर मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये मेरे पास क्या रहेंगे, ये इक्वेटोरियल पोजीशन रहेगी, और ये क्या रहेंगे बच्चों, ये मेरे पास एक्सियल पोजीशन रहेंगे। जब आप दूसरी कंडीशन यहाँ पर समझिए, ये क्या है,
यहाँ पर कंडीशन ये है कि जब आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हो, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम हो और लोन पेयर्स हो, तो यहाँ पर VSEPR थ्योरी का एप्लीकेशन करते हुए हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि कौन कहाँ पर रहेगा। एक प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पर समझाऊं तो जैसे एक अभी तक PCl5 की बात थी, तो मेरे पास मैं PCl5 की जब आपसे बात करूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई एक्सियल या इक्वेटोरियल समझने में। आपने इन क्लोरीन को इस पोजीशन पे रख दिया और इन क्लोरीन को यहाँ पर इस पोजीशन पर रख दिया। ठीक है भाई, रख दिया गया। ये रखने के बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई कि कौन एक्सियल पे रहेगा कौन इक्वेटोरियल पे रहेगा, इस बात का कोई झगड़ा यहाँ पर नहीं होता दिख रहा है। लेकिन मेरे पास अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा सीन चेंज करूँ कि मेरे पास अगर आपसे पूछा जाए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जेई में पूछा जा चुका है और भी कंपटीशन में पूछा जा चुका है, PCl3F2। ठीक, अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे मुझे बताइए, मैं ही आपको ऑप्शन दे देता हूँ कि मेरे पास फास्फोरस है, इसके साथ में ये क्लोरीन यहाँ आ जाए, यहाँ पर ये फ्लोरीन आ जाए, यहाँ क्लोरीन आ जाए और यहाँ पर फ्लोरीन आ जाए। यहाँ पर फास्फोरस के साथ में यहाँ पर फ्लोरीन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए और यहाँ पर क्लोरीन आ जाए, यहाँ क्लोरीन आ जाए, यहाँ क्लोरीन आ जाए। और यहाँ पर ये फास्फोरस है, यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लो जाए और फिर यहाँ पर फ्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन। देखिए इससे रिलेटेड मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बच्चों तीन तीन मैंने स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दिए। ठीक है, इन तीनों स्ट्रक्चर्स में से कोई एक सही होगा। सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए क्या है, PCl3F2। ठीक है, PCl3F2, PCl3F2। अब इन तीनों में से कोई एक ही तो सही होगा, आखिर कौन सा सही होना चाहिए मेरे पास। यही पता करने के लिए बेंट रूल बनाया गया और बेंट रूल का ये कहना था कि देखिए हमारे पास जब कभी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा तो वो हमेशा कहाँ जाएगा, ऑन एक्सियल पोजीशन, और जब कभी भी लोन पेयर आएगा वो हमेशा कहाँ जाएगा, ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। एंड दिस इज कॉल्ड बेंट रूल। ठीक, ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इन तीनों में से यहाँ पर देखूं तो कौन सा सही है, मेरे पास ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर सही है, ये दोनों मेरे पास क्या आ जाएंगे, रॉन्ग होंगे। मैंने आपको बेंट रूल में बताया कि बेंट रूल क्या कहता है, बेंट रूल ये कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये कहाँ जाएगा, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में, दिस विल एक्वायर axial position, axial position, axial position, and lone pair will acquire, कहाँ जाएगा ये lone pair will acquire equatorial position, equatorial position। और इस तरीके से हमारे पास बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। कैसे शेप वगैरह की इनकी सबकी बात करेंगे। जैसे अब यहाँ पर एक बात और करते हैं। एक बात ये कि मेरे पास ये जो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है, इसमें एक बात ये कही जाती है, इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के पीछे लॉजिक क्या है, आइए समझते हैं। मेरे पास जब कभी भी ये मैंने आपको बताया A है, यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन ये है बच्चों, और एक्सियल पोजीशन ये है, एक्सियल पोजीशन ये है। आइए समझते हैं। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल की जब आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, समझना यहाँ पे बच्चों, तो ये कहा जाता है कि ये वाला एंगल कितना आपको रिप्रेजेंटेड है अभी, 120 का। ठीक, और ये वाला एंगल कितना रिप्रेजेंटेड है अभी, 90 का। ठीक, अभी हम नॉर्मल कंडीशन मान के चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन को कुछ इस तरीके से मान लेता हूं कि दिस इज sp2 एंड दिस इज pd,
sp2 का मतलब ये होगा कि मेरे पास कुछ ऐसा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर मिल रहा है, कुछ ऐसा हाइब्रिडाइजेशन sp2 का जो कि एक प्लेन में है, और इसी को हम लोग कंबाइंड जब कर देते हैं तो मेरे पास क्या बन जाता है, एक ट्रायंगुलर शेप बन जाती है pd। p ऑर्बिटल भी मेरे पास क्या होता है, और d ऑर्बिटल, ये दोनों यहाँ पर p और d, ये d कौन सा है, ये मेरे पास dz² है, और यहाँ पर ये मेरे पास एक p ऑर्बिटल, तो ये मेरे पास ये pz ऑर्बिटल, ये दोनों यहाँ पर एक लाइन में आ करके एक इस तरीके से मेरे पास ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जो कि मेरे पास इसकी लॉन्गिटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए बच्चों, अब अगर मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला है उसको डायरेक्टली यूज करता हूँ कि ये क्या बताता है, cos थीटा दिस इज इक्वल्स टू s अपॉन s माइनस 1। अगर मैं यहाँ पर cos 120 की वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास यहाँ परसेंटेज s कैरेक्टर जो निकल के आता है, s अपॉन s माइनस 1 cos 120 इज माइनस हाफ, तो यहाँ से जो परसेंटेज s कैरेक्टर आता है बच्चों वो आता है 33.33%। आखिर क्या लॉजिक है कि मेरे पास लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाना चाहेगा। इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया गया है। यहाँ पर ये जो लॉन्गिट्यूडनल बॉन्ड्स हैं मेरे पास, यहाँ पर इसके अलावा देखिए, यहाँ पर मुझे परसेंटेज एस कैरेक्टर पता चल गया है कितना है, 33.33%, और यहाँ पर मुझे पता चल गया है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, क्योंकि कोई एस का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, तो यहाँ पर कितना है, 0%। अब आप खुद सोचिए कि कोई लोन पेयर जब आना चाहेगा, ठीक, जब भी कोई लोन पेयर आना चाहेगा तो वो कहाँ पर उसको कम रिपल्शन मिलेगा, उसको यहाँ पर मेरे पास कम रिपल्शन मिलेगा। देखिए मेरे पास परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है न्यूक्लियस के, उतना ज्यादा पास में एटम रहता है। न्यूक्लियस के उतना ज्यादा पास में जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे तो लोन पेयर को सबसे ज्यादा आसानी रहेगी कि वो कहाँ पर आना चाहें, वो मेरे पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे आना चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो पहले से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या चाहेगा कि अगर वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से प्रेजेंट है तो उसको रिपल्शन फील होगा, इसलिए वो क्या करेगा, वो एक मिनिमम रिपल्शन को फील करने की कोशिश करेगा, और उस मिनिमम रिपल्शन के लिए वो कहाँ पर जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मेरे पास ये पीडी हाइब्रिडाइजेशन की ओर जाना चाहेगा। यही लॉजिक है कि मेरे पास लोन पेयर यहाँ आना पसंद करता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मेरे पास पीडी ऑर्बिटल की ओर ये इधर आना चाहता है। ये जो मेरे पास एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ में भी डिफरेंस होता है। यही लॉजिक है कि ये मेरे पास आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, ये जो मेरे पास एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं ये आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। इसी के पीछे एक लॉजिक ये होती है कि जब आप PCl5 को हीट करते हैं तो ये किस में ब्रेक हो जाता है, PCl3 एंड Cl2 में। रीजन क्या रहता है, रीजन हम ये देते हैं कि ये जो क्लोरीन है ये तो मेरे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग है, और ये जो क्लोरीन है ये मेरे पास यहाँ पर ये एक्सियल बॉन्ड्स जो कि थिन होते हैं, पतले होते हैं, तो जब बॉन्ड पतला होगा तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, और ये क्या दे देगा बच्चों आपको, ये PCl3 दे देगा और ये Cl2 में ब्रेक हो जाएगा। ये हमारे पास लॉजिक होती है, और इसी लॉजिक के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एटम्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, याद रखिए कुछ एक पॉइंट्स, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, हाइयर द परसेंटेज एस कैरेक्टर, हाइयर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, higher electronegativity, higher electronegativity, और उतनी ही ज्यादा क्या रहेगी यहाँ पर, क्लोजनेस, क्लोजनेस, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। इसके अलावा जितना ज्यादा परसेंटेज पी कैरेक्टर होगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा मेरे पास थिननेस होगी, थिननेस, और लॉन्गिटिविटी होगी, लॉन्गिटिविटी, लॉन्गिटिविटी मतलब उतना ज्यादा पतलापन आएगा बॉन्ड में, और पतला बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है। अब ये यहाँ पर बेंट रूल समझ में आ गया है आपको, तो हम लोग अपना ये चार्ट थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं बच्चों। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, देखिए जितनी भी यहाँ पर इनको सबको मैंने नाम दिया है ज्योमेट्री का,
इंपॉर्टेंट बात, ज्योमेट्री में जब डिस्टॉर्शन आप लाते हैं तब यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? शेप का। तो यहाँ पर इनको सबको हम लोग शेप का नाम देते हैं, ये सब शेप यहाँ पर मिलेगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो और 1 लोन पेयर हो, फटाफट एग्जांपल के साथ में हम लोग इसको समझते हैं। इसका एग्जांपल है मेरे माइंड में जो अभी आया है, ये है SO2। आइए देखते हैं, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर लोन पेयर। अपने आप आपको शेप नजर आ रही है, कैसी है शेप? यहाँ पर ये मेरे पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद 1 लोन पेयर एंड शेप इज V शेप और बेड, V शेप और बेड शेप। आइए देखते हैं, अगर sp3 हाइब्रिडेशन हुआ और 2 लोन पेयर हुए, एग्जांपल इसका क्या आएगा? वाटर, वाटर में ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ दो दो लोन पेयर हैं, और इसकी भी शेप कैसी आएगी? बेंट शेप आएगी और V शेप आएगी। sp3 हाइब्रिडेशन विद 1 लोन पेयर, एग्जांपल आपके पास अमोनिया। अमोनिया को ध्यान से समझिए, अमोनिया में एक लोन पेयर है और इस लोन पेयर की वजह से इसका शेप कैसा मुझे मिल रहा है? ये पिरामिडल शेप मिल रहा है। दिस इज पिरामिडल, दिस इज पिरामिडल। आइए बात करते हैं, अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और 3 लोन पेयर हैं, इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, XeF2। आइए देखते हैं, यहाँ पर जीनन, जीनन में अब आप जीन को ऐसे समझिए कि जीनन के साथ में क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास वैलेंस शेल में, और जिसमें से 2 फ्लोरीन ने ऑक्युपाई कर रखे हैं थ्रू बॉन्डिंग, तो बाकी के कितने बचे? 6, और 6 लोन पेयर का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 3 लोन पेयर, और वो 3 के 3 लोन पेयर कहाँ आएंगे? अभी हम लोग बेंट रूल से समझ चुके हैं, वो कहाँ पर आ जाएंगे? वो आ जाएंगे हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन कहाँ जाना पसंद करेगा? एक्सियल पोजीशन पे। तो यहाँ पर एक्सियल और इक्वेटोरियल की अच्छे से बात करते हुए हम लोग अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा और यहाँ पर ये फ्लोरीन आ जाएगा। और इसकी ज्योमेट्री आपको कैसी नजर आ रही बच्चों? इसकी ज्योमेट्री आपको नजर आएगी XeF2 की लीनियर, सो इट विल बी ऑफ लीनियर इन शेप। अगर मैं यहाँ पर बात करूं sp3d की विद 2 लोन पेयर, तो इसका एग्जांपल आपके पास जो आएगा वो आएगा ClF3। क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में, उसमें से 3 फ्लोरीन ने बॉन्डिंग कर लिए, तो कितने बच गए? 4 बच गए, और 4 इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब है 2 लोन पेयर का बचना। 2 लोन पेयर का बचना मतलब ये क्लोरीन आ गया मेरे पास। मैं बेसिक स्ट्रक्चर तो यही बनाऊंगा जो मैं PCl5 के लिए बनाता आया हूँ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आपको कहाँ भेजना है? आपको भेज देना है सबसे पहले एक्सियल पोजीशन पे। अब एक क्लोरीन और बच गया, तब हमारी मजबूरी है कि हम इसको ऐसे यहाँ पर बनाएं। अब क्या करना होगा? 2 लोन पेयर मेरे पास हैं, लोन पेयर को कहाँ पर आपको रखना है? लोन पेयर को आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब इसकी जो ज्योमेट्री बनती है बच्चों, उसको आपको क्या कहना पड़ेगा? ये कैसी ज्योमेट्री मेरे पास बनी? दिस इज ऑफ टी शेप, दिस इज ऑफ टी शेप, टी शेप। 1 लोन पेयर हो, इसका एग्जांपल मेरे पास SF4, SF4। आइए इसकी बात करते हैं, सल्फर। मैं बेसिक ज्योमेट्री फिर से वही बनाऊंगा जैसी PCl5 के लिए बनाता आया हूँ, और इस बार फ्लोरीन है और 1 लोन पेयर है, तो 1 लोन पेयर तो मेरे पास यहाँ इक्वेटोरियल पे आ जाएगा, और 4 फ्लोरीन मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। जाहिर सी बात है, ये अब मेरे पास इसको क्या कहा जाता है? शीशो शेप कही जाती है। sp3d2 विद 2 लोन पेयर, इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। 2 लोन पेयर के लिए मेरे पास जो एग्जांपल है वो है XeF4। देखिए, जो भी अभी हम लोगों ने बेंट रूल पढ़ा वो sp3d ऑर्बिटल्स के लिए था। यहाँ पर sp3d2 में हम लोग सिंपली 2 लोन पेयर मुझे यहाँ पर रिमूव करने, ये 2 एटम की जगह पर मुझे लोन पेयर लाने होंगे। अब लोन पेयर का रिपल्शन कम करने के लिए मैं यहाँ पर कहाँ पर एंगल पे, किस एंगल पे मैं उनको लाऊं, ये आप खुद सोचिए। यहाँ पर मेरे पास फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन,
क्यों ना बच्चों यहाँ पर ये जो मेरे पास 180 पोजीशन पे मैं इन दोनों को ले आऊं, जिससे क्या होगा, लोन पेयर का रिपल्शन तो मैं कम से कम मिनिमाइज कर सकता हूं। ये मिनिमाइज करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास इसकी ज्योमेट्री की बात कैसी है, स्क्वायर प्लेनर। दिस इज स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और अगर यहीं पर ये आप वन लोन पेयर की बात करते तो वन लोन पेयर की बात आपको कैसे करनी होगी, इसकी बात करते हैं। वन लोन पेयर अगर यहाँ पर आता तो इसका एग्जांपल है मेरे पास BR-F5। ये जेई में पूछा जा चुका है, जेई एडवांस में। इसमें हमारे पास BR-F5 में देखिए BR, यहाँ पर अब आपके पास फ्लोरीन 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 ये आएंगे, और यहाँ पर फ्लोरीन, और एक पोजीशन पर अब आपको मजबूरी होगी कि यहाँ पर लोन पेयर को लाना पड़े। BR-F5 की जो ज्योमेट्री आपको मिलेगी वो कैसी मिलेगी, स्क्वायर पिरामिडल। दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। थोड़ी सी यहाँ पर मेरे पास ये स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल हम लोग इसका नाम देंगे, स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिडल। sp3d3 हो विद वन लोन पेयर, इसका एक ही एग्जांपल है बच्चों, XeF6 विद वन लोन पेयर ऑन xenon। XeF6 बिल्कुल मेरे पास एक्स सल्फर F6 जैसे मैंने बनाया है वैसे ही xenon का बनेगा, बस यहाँ पर एक लोन पेयर और रहेगा। इसको मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। XeF6 में मेरे पास xenon सारे फ्लोरीन अपनी जगह को ऑक्युपाई कर लेंगे, और यहाँ पर एक लोन पेयर फिर भी यहाँ पर xenon के पास बचा रहेगा, और ऐसी शेप को हम लोग नाम देते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एक लोन पेयर यहाँ पर फिर भी बना रहेगा, दिस इज डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। आइए, इतनी ये जो बातचीत की गई है, आई होप आपके दिमाग में धीरे धीरे ये जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, इन सारी चीजों को देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा। एक बात यहाँ पर, तो इसको मैं सिंपली लिख लेता हूँ अभी, डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। देखिए बड़े आराम से हम लोगों ने जो ऊपर ज्योमेट्रीज थी इनके बारे में बात की थी। दीज आर पंडित बद्री प्रसाद अक्टूबर में टीबी से तड़प कर तेरे पलक पर हमेशा के लिए लेट गए। अब जो हमारे पास यहाँ पर बात है, जब शेप की हम लोग बात करें तो इनको भी याद करने का तरीका हम लोग देख लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, याद रहेगा कि ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, तो हम लोग इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, उनकी स्क्वायर प्लेनर एंड स्क्वायर पिरामिडल, ये दोनों ही शेप यहाँ पर हैं। तो पिरामिडल के लिए प्यारी और प्लेनर के लिए पारुल, तो हम लोग यहाँ पर इसको याद कर लेते हैं, उनकी प्यारी पारुल। शीशा, सी टी लाई, लीनियर, सी टी लाई, उनकी प्यारी पारुल सीटी लाई पर पिरामिडल, बेंट बेंट मीन्स बजी बजाई। तो हम लोग इसको याद कर लेते हैं, उनकी प्यारी पारुल, पहला लोन पेयर होगा तो यहाँ पर सी, दूसरा लोन पेयर होगा तो टी शेप, और तीसरा होगा तो लीनियर मीन्स सी टी लाई। एक लोन पेयर तो पिरामिडल पर, दो लोन पेयर तो बेंट बजी, और वन लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइजेशन बजाई। तो इसको याद करने का तरीका, उनकी प्यारी पारुल सीटी लाई पर बजी बजाई, ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा इसको याद करने का। उनकी ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्यारी, स्क्वायर प्लेनर है तो पारुल, सी शॉ है तो सी, टी शेप है तो टी, लीनियर है तो लाई, पिरामिडल है तो पर, बेंट बेंट मीन्स बजी बजाई। तो इस तरीके से मेरे पास ये कैसी शेप हो सकती है, कैसे उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, कैसे उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स इंक्लूड हो सकते हैं, इस तरीके के हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अब एक इन सब बातों को जानने के बाद में हमारे पास एक और छोटा सी बात मैं आप लोगों के साथ में शेयर करके यहाँ पर
बात करता हूँ कि जैसे इसमें जो मैंने अभी आपको चार्ट बताया, इसमें बहुत से आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस अपने आप इंक्लूडेड हैं जिसके बारे में पूछा जाता है। इसमें एक साथ ही साथ ये बताना जरूरी है, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर कब हमें पता चलेगा कि कहीं पर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है सेंट्रल एटम पे, कब हमें कैसे पता चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन होगा या नहीं होगा, या ये केवल एटम की मर्जी होती है होगा या नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें कुछ एक रूल्स, देखिए केमिस्ट्री में पहले कंपाउंड आया, उसके बाद में उसको प्रूफ करने के लिए रूल्स या लॉजिक्स आई जो कि ज्यादातर मामलों में फिट हो जाती हैं, तो हम उनको कहते हैं कि हाँ ये एक जनरल रूल है, और जहाँ कहीं उसके एक्सेप्शंस होते हैं तो हम उसको ऐसे एक्सेप्शनली ट्रीट करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपसे बात करने जा रहा हूँ ड्रैगोस रूल के बारे में। इसको लेकर के बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं। ड्रैगोस रूल, ड्रैगोस रूल क्या होता है बच्चों, इसको पहले समझते हैं। यहाँ पर ड्रैगोस रूल खासकर आपको जब आप बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करेंगे वहां पर आपकी बड़ी मदद करेगा, और जहां कहीं पर भी आपको एसिडी के बेसिक नेचर भी बताना होगा वहां पर भी आपकी बड़ी मदद करेगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ में मैं शुरू करता हूँ। जैसे मैं आपसे बात करूं कि अमोनिया, मेरे पास PH3, मेरे पास मैं बात करता हूँ यहाँ पर ASH3 की, मैं यहाँ पर बात करता हूँ SDH3 की, इनकी सबकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल ये बॉन्ड एंगल क्या होता है, यहाँ पर ये 107 डिग्री है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल 94 डिग्री, यहाँ पर 93 एंगल, और यहाँ पर ये 92 एंगल। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक आने में 13 डिग्री का डिक्रीमेंट हो गया, जबकि यहाँ के बीच में ये 1 डिग्री और यहाँ से यहाँ के बीच में 1 डिग्री। अब ये सोचने वाली बात है, ये जो सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो हम लोग क्यों नहीं यहाँ पर एक बात देखें कि भैया ये अंतर आ क्यों रहा है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो ये डिफरेंस का रीजन एक पता चला कि नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.04 पाउलिंग स्केल पे, फास्फोरस जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.19, आर्सेनिक इसकी 2.18, एंड एंटीमनी दिस इज 2.04। लो भैया, यहाँ पर तो पता चला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ही डिफरेंस है। ठीक है, चलो भाई, इसके अलावा भी कहीं कोई और ऐसा कुछ पंगा मिलता है? बिल्कुल मिलता है। यहाँ पर कहाँ मिलेगा हमारे पास, अगर मैं इसकी बात करूं, वाटर, जाना पहचाना वाटर, फिर H2S, फिर किसकी बात करूं, H2SE, और फिर किसकी बात करूं, H2TE। दीजिए, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल मिलता है आपको, वो बॉन्ड एंगल कितना होता है बच्चों, ये होता है 104 डिग्री एंड 0.5, दिस इज 92, दिस इज 91 एंड दिस इज 90.5। यहाँ पर फिर से जो डिफरेंस आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 104.5 के लिए ये मेरे पास जो डिफरेंस यहाँ मिलता है बच्चों कितना मिल रहा है, दिस इज 12.5, दिस इज अगेन 1 एंड दिस इज अगेन अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 1 के आसपास यहाँ पर ये डिफरेंस है। फिलहाल हम लोग ये देखेंगे कि ये क्या रहा है। अब एक सरप्राइजिंगली एक बात देखी गई कि भाई जब आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हो तो ओनली NH3 and H2O will go for the hybridization and no hybridization will take place here. No hybridization, no hybridization, नो हाइब्रिडाइजेशन। आखिर लॉजिक क्या है इसके पीछे? बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर ये क्या तरीका हुआ है, NH3 करता है, PS3 नहीं करता है, H2O करता है, H2S नहीं करता है, सर ये क्यों है, ऐसा क्यों, क्या एटम की अपनी मर्जी चलेगी? नहीं भाई, एटम की अपनी मर्जी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। क्या चलेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चलेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखो तो ऑक्सीजन की यहाँ पर कितनी है, 3.44, यहाँ पर 2.58, यहाँ पर 2.55, और यहाँ पर 2.9, 2.01। ठीक, ये हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आखिर ये ड्रैगोस रूल उस समय बनाया गया और क्या कहा गया कि देखिए, दिस रूल इज स्पेशली, इसके कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए समझते हैं क्या है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। applicable for
हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स। नंबर 1 बात, ये हाइड्राइड के लिए एप्लीकेबल होगा। नंबर 2 बात, यहाँ पर वहां पर एप्लीकेबल होगा जहां पर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की वैल्यू किसके बराबर आती है, 4 आती। मींस ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए ये एप्लीकेबल होगा। कहां पर एप्लीकेबल होगा, नेक्स्ट कंडीशन, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ सेंट्रल एटम दिस शुड बी लेस देन 2.5। अगर ये 2.5 से कम है, और कहाँ पे है, ये वहां पर है जहां पर आपको ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, बट नॉट फॉर सेकेंड ग्रुप मतलब बेरिलियम मैग्नीशियम, इनके लिए मत लगाइएगा। 13, 14, 15, 16 इनके लिए आप यहाँ पर ये रूल लगा सकते हैं। ठीक, जहां पर चौथी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट वन लोन पेयर हो, एटलीस्ट वन लोन पेयर हो। एक और कंडीशन, एटलीस्ट वन लोन पेयर हो, वन लोन पेयर हो। अगर ये एक लोन पेयर वाला हुआ तब मेरे पास ये क्या कहता है, देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, ओनली सिंपल ऑर्बिटल ओवरलैपिंग विल टेक प्लेस। सिंपल सी बात। आइए तो इस कंडीशन को अगर हम लोग कहें, इफ the above conditions are fulfilled, then no hybridization will take place. Only simple overlapping happen। और शायद यही वजह है कि हम लोग देखते हैं कि इसमें जब आप अमोनिया को कंपेयर करते हैं तो अमोनिया का ये जो एक लोन पेयर है ये इसके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है। जबकि अगर आप pH3 की बात करते हैं तो यहाँ पर ये सिंपली आपके पास ये प्योर p ऑर्बिटल में, मेरे पास ये प्योर p ऑर्बिटल की वजह से फॉर्मिंग है, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इसके s ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं, s ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं। लॉजिक यहाँ पर अगर आप परसेंटेज s कैरेक्टर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा, मैंने कहा पहले मॉलिक्यूल आता है पहले, मतलब क्या है, यहाँ पर पहले एंगल आपको देखना पड़ेगा, दिस इज 94। ठीक है, अगर आप यहाँ से s-1 के थ्रू परसेंटेज s कैरेक्टर निकाले तो मेरे पास बच्चों परसेंटेज s कैरेक्टर आ जाता है 6%। ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहाँ पर काफी कम परसेंटेज एस कैरेक्टर है, यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है ये यहाँ पर काफी कम है। ये यहाँ पर कितना परसेंटेज एस कैरेक्टर रहता है, जिसके पास लोन पेयर रहेगा 6 तो यहाँ है, यहाँ पर कितना रहेगा 94%, बाकी का बचा हुआ परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ रहेगा। मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर मीन्स मोर बॉन्डिंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, more s character means more attraction towards न्यूक्लियस के लिए ज्यादा अट्रैक्शन, और ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर होता क्या है कि pH3 इज ए वेरी बैड बेस। आप देखिए ammonia is highly soluble in water, it will give you NH4OH, but this reaction is very fast, highly soluble. But pH3 with H2O, this will form PH4OH. This is very slow, बहुत कम बनेगी, लगभग ना के बराबर एक्सटेंट है, because this is a good base and this is a bad base.
बैड बेस। यहीं पर आप इनके लिगेंड होने की भी बात कर सकते हो। अमोनिया इज ए वेरी गुड लिगेंड, PH3 इज ए बैड लिगेंड। ऐसा हम लोग आगे चल के अभी और पढ़ेंगे। अब कुछ जेईई में आए हुए क्वेश्चंस के हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। आई थिंक हम लोगों ने जितने हमारे टॉपिक्स थे उनको सबको हम लोगों ने लगभग कवर करने की कोशिश की। एक बात करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास जेईई में, ठीक है, इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में, कि टोटल नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल आपको बताने, where hybridization of central atom does not have contribution from d orbital। ठीक, ये हमारे पास 2017 जेईई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल और आयन where hybridization of central atom does not have contribution from d orbital। आइए फटाफट समझते हैं यहाँ पर ये क्या चीजें हैं। जैसे पहला PeCl2, नेक्स्ट N3 माइनस, नेक्स्ट N2O, then NO2 plus, then O3, then SCl2, then ICl2 minus, then I3 minus, then XeF2। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। इसमें मुझे बताना है कि कहाँ पर मेरे पास लीनियर मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है, और जहां पे सेंट्रल एटम का में डी का कंट्रीब्यूशन ना हो। देखिए अभी हम लोग ने दो एग्जांपल पढ़ के आए हैं। हम लोग एक पढ़ के आए हैं CO2 का, जहां पर सिंपली आपको sp हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल जाता है। दूसरा आप पढ़ के आए हो XeF2 का, जहां पर आपको sp3d, यहाँ पर d का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब ऐसे केसेस आपको नहीं लेने हैं। ठीक, मेरे पास यहाँ पर इसको कंसीडर करते हैं, ये XeF2 है। ठीक, आइए ए 1 by 1 यहाँ पर सबसे पहले BeCl2 इसकी बात करते हैं। तो बेरिलियम आएगा, क्लोरीन आएगा और ये क्लोरीन आएगा। सिंपली यहाँ पर ये मेरे पास 180 का एंगल होता है। ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर मुझे मिल जाता है। N3 माइनस की बात करते हैं बच्चों। नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाता है और यहाँ इस नाइट्रोजन के पास यहाँ पर लोन पेयर रहता ही है, इस पे एक नेगेटिव चार्ज क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है, तो इस तरीके से मेरे पास प्रेजेंट रहेगा। ये भी मेरे पास कैसी शेप मिल जाती है, ये लीनियर शेप मुझे मिल जाती है। दिस इज ऑल्सो लीनियर, दिस इज ऑल्सो लीनियर विद sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, N2O इसकी बात करते हैं। N2O में मेरे पास क्या मिलेगा बच्चों, नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड, ये और यहाँ पर ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पे प्लस, नाइट्रोजन पे ये माइनस, और इसकी शेप भी कैसी मिलेगी मुझे बच्चों, लीनियर शेप मुझे मिल जाएगी। NO2 प्लस, आइए देखते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में ये बॉन्डिंग बनाता है और क्या करता है, ये यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी मेरे पास कैसा मिल जाता है, लीनियर मिल जाता है। O3 में तो आपको पता है कि ये एक बेंट शेप होती है, दिस इज ए बेंट शेप और V शेप। SCl2 में भी आपके पास सल्फर है, 2 क्लोरीन है, आपको 2 लोन पेयर मिलेंगे और ये कैसा आएगा, ये भी आपके पास बेंट और V शेप आएगी। ICl2, आइए यहाँ पर बात करते हैं। ICl2 के बारे में अगर आप देखो तो आयोडीन में सिंपली आप पहले इसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बना दो बच्चों, 2 क्लोरीन आ गए यहाँ पर। ठीक है, ICl2 माइनस है, तो जब भी ये माइनस वाली बात हुआ करे तो आप सेंट्रल एटम में क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो ये 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और ये 3 लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड मीन्स ये आ गया आपके पास sp3d। और क्योंकि ये D का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, ऑल्दो यहाँ पर मैं इसकी जो ज्योमेट्री या शेप की बात करूंगा तो यहाँ पर 3 लोन पेयर मेरे पास कैसे आएंगे,
यहाँ इस तरीके से आएंगे और दोनों क्लोरीन यहाँ पर इस तरीके से आ जाएंगे। तो इसकी शेप मेरे पास नो डाउट ये लीनियर होगी, बट यहाँ पर डी ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व, डी इज इन्वॉल्व। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था एज पर क्वेश्चन। I3 माइनस में भी मेरे पास यही बिल्कुल सिमिलर मैनर में I3 माइनस की भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर भी I आपके पास sp3d और यहाँ पर ये I और I ऊपर और ये नीचे ये मिलेगा और ये मेरे पास लीनियर आएगा, लेकिन D इज इन्वॉल्व। अगेन XeF2 में क्या चीज मुझे मिलेगी, ये अगेन मेरे पास, इसको हम लोग देख के आए हैं, जीनन है। यहाँ पर आपके पास 2 फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे और यहाँ ये 3 लोग पर। इस तरीके से मेरे पास ये भी लीनियर बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर डी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर मिल जाता है। देखिए अब मेरे पास कौन कौन से ऐसे हैं जो कि यहाँ पर लीनियर हैं और इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं, मेरे पास 1 2 3 और 4, इसका करेक्ट आंसर है 4 एज पर गिवन आवर कंडीशन। लेकिन देखिए जेई के आए हुए क्वेश्चंस बच्चों प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है, वो इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि अगर इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मान लीजिए कमिंग ईयर्स में आ जाता है कि अब आपको ये बताना है कि इसमें टोटल कितने आपके पास लीनियर हैं, ये डी वाली जो कंडीशन है ये हटा देता है। आपको सिंपली बताना है कितने इसमें यहाँ पर लीनियर मॉलिक्यूल हैं, तब आपका आंसर कितना हो जाएगा। तब आपके पास ये भी और ये भी, ये तीनों आपको मिलेंगे, तब आपके पास यहाँ टोटल आंसर 7 हो जाएगा। अगर ये डी ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट की कंडीशन यहाँ ना होती तो हमारा टोटल आंसर तब 7 हो जाता, क्योंकि यहाँ पर डी का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आंसर 4 हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए चलिए हम लोग अपनी यहाँ पर बात शुरू करते हैं। मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर थोड़ी सी मैं बात करूंगा। इस बात से रिलेटेड यहाँ पर आइए। तो यहाँ पर मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री भी आप लोगों के लिए बना रखी है। आई होप आप इसको देखेंगे, समझेंगे और इसको पसंद करेंगे। मेरे पास जैसे यहाँ पर सबसे पहले जो बेसिक सा स्ट्रक्चर था हमारे पास BF3 का, मान लीजिए ये बोरॉन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। तो बच्चों ये एकदम एक प्लेनर मॉलिक्यूल मुझे मिलेगा। इन मॉलिक्यूल की खास बात ये होगी कि यहाँ पर अगर आप इसका आप डाइपोल मोमेंट भी कैलकुलेट करें, अगर सराउंडिंग एटम सेम है और सेंटर एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर इसका डाइपोल मोमेंट क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। दिस इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ BF3। ठीक है, बोरॉन 3 फ्लोरीन और ये बॉन्ड एंगल कितना 120 120 120। अब इसी में क्या था कि मेरे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो और यहाँ पर अगर मेरे पास एक लोन पेयर आ जाए, तो लोन पेयर कहाँ आता है, एटम की जगह पर ही लोन पेयर आ जाता है। अब ये क्या बन गया, SO2 जैसा मॉलिक्यूल बन गया, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन, ये लोन पेयर। अब ऐसी कंडीशन में बच्चों क्या हो रहा है, ऐसी कंडीशन में ये कैसी शेप है, बेंट शेप है, और यहाँ पर रिपल्शन क्या लग रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है, और ये रिपल्शन किसका है, बॉन्ड पेयर का। बॉन्ड पेयर का रिपल्शन और बॉन्ड पेयर लोन पेयर के रिपल्शन में से कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्शन। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर ये रेगुलर 120 का एंगल अब नहीं रहेगा, उससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। हमारे पास जैसे ये टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल ऐसा होता है बच्चों, कार्बन यहाँ होता है, हाइड्रोजन यहाँ होता है, हाइड्रोजन यहाँ होता है, हाइड्रोजन यहाँ होता है और हाइड्रोजन यहाँ होता है। ये कैसा एक मॉलिक्यूल मेरे पास, ये एक टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल है। मैं इसको नहीं इस डिवाइस पे रख के भी समझा देता हूँ। ये एक टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल है।
इस टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं, एक बार तो जेई में ये तक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि अगर आप मीथेन में बताइए कि कितने यहाँ पर बॉन्ड एंगल होंगे, कार्बन CH बॉन्ड एंगल कितने होंगे, कितने होंगे, ठीक है। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4, 5 और 6, सिंपल सा 6 आपके पास HCH बॉन्ड एंगल्स यहाँ पर जनरेट होंगे। अब ये एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। आप सोचिए कि एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक नीचे बेस में, 4 ये मेरे पास ट्रायंगल हैं जिनके सेंटर पे कार्बन रखा हुआ है। अब धीरे धीरे होता क्या, अगर इससे आपको अमोनिया बनाना हो तो अमोनिया की शेप कैसी बनेगी, आप एक बॉन्ड को हटा के वहां पर क्या करेंगे, लोन पेयर को लेके आएंगे बच्चों। ये मैं लोन पेयर को लेके आ गया। अब ये लोन पेयर आ गया तो अब इसकी शेप क्या आ गई, पिरामिडल हो गई। देखिए एक टेट्राहेड्रल था और एक ये पिरामिडल है। दिस इज पिरामिडल एंड दिस इज टेट्राहेड्रल। दोनों में आपको डिफरेंस क्लियरली नजर आ जाना चाहिए। एटम हटाएंगे, उसकी जगह पर हम लोन पेयर लेके आएंगे, लेकिन जब भी शेप की आप बात करोगे तो आप हमेशा किसकी बात करोगे, आप हमेशा शेप में इस तरीके से बात करोगे कि केवल एटम आपको कंसीडर करने, इसलिए ये क्या है, पिरामिडल शेप है। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो बातचीत थी PCl5 जैसे मॉलिक्यूल की। PCl5 में मेरे पास देखिए, PCl5 में ये फास्फोरस है, ये क्लोरीन के एटम है और ये भी क्लोरीन। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, वही मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश भी की है। यहाँ पर पीडी का इन्वॉल्वमेंट है तो ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, थोड़े से लंबे होंगे, लेंथ वाइज ज्यादा होंगे, और ये वाले बॉन्ड थोड़े से छोटे होंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ पर आएगा बच्चों, हमेशा एक्सियल पे आएगा, और लोन पेयर कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। अब ये PCl5 है, PCl5 में देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर से एक पिरामिड बनेगा, एक पिरामिड ऊपर से बन जाएगा, एक पिरामिड नीचे से बन जाएगा, तो एक ऐसा बन जाएगा ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। अभी अगर हम लोग इसमें एक बात और करें कि यहाँ पर जैसे जैसे हम लोन पेयर को लाते रहेंगे, यहाँ पर अगर मैं इस लोन पेयर को ले आऊं तो अब इसकी शेप कैसी बन जाएगी बच्चों, इसकी शेप जो अभी आपको नजर आएगी वो कैसी आ जाएगी, ऐसे। कैसा आ गया, ये मेरे पास शीशो बन गया। फिर मेरे पास अगर मैं इसी में एक लोन पेयर और ले आऊं तो एक और, मैं यहाँ पर इस पोजीशन को हटाऊंगा, अब क्या आ गया, ये टी शेप बन गया। दिस इज टी शेप, ठीक, दिस इज टी शेप। आप इसको ऐसे देखिए, दिस इज टी शेप। और अगर एक और यहाँ पर मेरे पास लोन पेयर आ जाए, एक और लोन पेयर यहाँ पर आ जाए, तो अब ये शेप मेरे पास कैसी आ जाएगी, लीनियर आ जाएगी। यहाँ पर एक और लोन पेयर अगर केवल आ जाए, ये केवल अगर यहाँ पर एक और लोन पेयर हो तो अब इसकी शेप कैसी आ जाएगी, लीनियर आ जाएगी, ठीक। मेरे पास नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो सकता है, SF6, सल्फर का ये एक एटम है येलो कलर का, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ऊपर और नीचे, एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को बना रहा है। अब जैसे जैसे आप यहाँ पर लोन पेयर लेके आएंगे, लोन पेयर की पोजीशन आप देखिए, अगर आप एक लोन पेयर आता तो इसका एग्जांपल कौन सा था मेरे पास, BRF5 था। BRF5 की वजह से यहाँ पर ये मेरे पास आ गया। BRF5 में एक बार जेई में क्वेश्चन भी पूछा गया कि बताइए यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल कितने होंगे। एक लोन पेयर की वजह से यहाँ पर डिस्टॉर्शन लगेगा लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में, और ये थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा। द आंसर इज 0 एंगल्स। ऐसा कोई भी एंगल नहीं होगा जो अब 90 डिग्री पर हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन फील हो रहा है। अगर 2 लोन पेयर आपको रखने हो तो 2 लोन पेयर जब भी आपको रखने होंगे, आप कहाँ पर रखेंगे, लोन पेयर के रिपल्शन का तो ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग दूसरा लोन पेयर यहाँ लाएंगे। अब ये क्या बन गया, ये मेरे पास एक स्क्वायर है और कैसा है, प्लेनर है। So this is an square planar geometry of XZF4, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास इन मॉलिक्यूल्स की एक छोटी सी और बेसिक सी जानकारी आप लोगों को दी गई। आई होप आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।